मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं का हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2 वर्ण विचार। ठीक है ना, चलिए देखिए बच्चों, जिस प्रकार एक एक दिन का जोड़कर घोंसला बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से ही भाषा को आकार मिलता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं, इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे तो आपको पता है, जब हम घर बनाते हैं तो छोटे छोटे उसमें सामान यूज होते हैं, जैसे रेत है, मिट्टी है, सीमेंट है, लोहा है, गिट्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक उसी प्रकार से ये भी आपका दिया है। उसी प्रकार से ध्वनि, जो ध्वनि होती है उससे वर्ण बनते हैं, वर्ण से वर्ग बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। यानी एक छोटी सी जो वर्ण है उससे शब्द बन गया, शब्द से वाक्य बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको इधर उदाहरण में दिया है उपहार और कोयल के हम टुकड़े करें तो अब ये है उपहार और ये है कोयल। अब हम इसके टुकड़े करते हैं, यानी इसको और भी हम शॉर्टकट करते हैं। तो अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊ का ऊ ही आ जाएगा, पा हा प्लस आगा डंडा मतलब आवड़ा, इसके बाद रा और रा के साथ आ, ये कहलाया उपहार। अब हम चाहे तो इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद कोयल का हम पढ़ते हैं का प्लस क्या लगा है, ओ की मात्रा, तो हम ओ लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर या और आ ला, ये हो गया कोयल। इससे अधिक इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, अब वर्ण की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्ण की डेफिनेशन हुई भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण। अब इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या है, वर्ण है। इसी के बाद आपका वर्णमाला आता है। इसमें वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात का के बाद खा, खा के बाद घ, घा के बाद चार, मतलब का, खा, गा, इंगा, यानी एक के बाद एक वर्ण आते हैं, तो ये क्या है, वर्णमाला। अगर हम इसको चेंज करते हैं, यानी पहले लिख देते हैं खा, फिर लिख देते हैं का, फिर लिख देते हैं चा, फिर ना, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगा। तो इसको क्या कहा गया है, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी एक के बाद जिसका क्रम आता है उसी को हमें रखना है। अब वर्णमाला के दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं वर्णमाला के, स्वर और व्यंजन। क्या है ये, स्वर और व्यंजन। ठीक है ना, वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। स्वर पता है आपको क्या है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐना, ओखली,
गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। आप ह्रस्व स्वर किन्हें कहते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है। ह्रस्व यानी होता है कम और दीर्घ यानी ज्यादा। ठीक है ना, इससे अंतर समझ में आएगा ह्रस्व और दीर्घ का। तो ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या लघु। तो जिन शब्दों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर आपके हैं, इसमें छोटा है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और ऋषि, ये क्या है? चारों ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, आप दीर्घ स्वर जिन शब्दों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या होते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर में हमने आ बोलना था, बहुत जल्दी बोल दिया, लेकिन अगर दीर्घ में बड़ा आ बोलना है तो हमें टाइम लगता है। बड़ा आ, भाई आप बड़ा नहीं बोलेंगे तब भी बोलेंगे आ, तो इसमें टाइम लग गया। ये आपके दिए हैं, इसमें बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ये सातों दीर्घ स्वर हैं। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। यानी प्लुप्त स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से यानी समय थोड़ा सा समय से 3 गुना समय ज्यादा लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। सॉरी, प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसमें है ओम, हे, रागम। ठीक है, अब आपको इसमें दिया है व्यंजन। स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, तो ये आपको वर्ण दिए हैं, वर्णमाला पूरे अक्षर दिए हुए हैं, ये आप खुद पढ़ लेंगे, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें संयुक्त व्यंजन है। हिंदी की वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श, इन 4 संयुक्त अक्षरों के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम देखते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आपका छ छतरी आ जाता है, त्र त्रिशूल आ जाता है, ज्ञ ज्ञानी आ जाता है और श श्रमिक आ जाता है। ठीक है ना, इसके अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर बनाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं अम्मा, आ आधा माँ फिर पूरा माँ करके अम्मा। इसी तरह से गन्ना, यानी ये व्यंजनों को जोड़कर बनाया गया है। मक्खी, चक्की। तो ये जो आपके संयुक्त व्यंजन हैं ये आपको व्यंजनों को ही जोड़कर बनाए गए, ये आपके व्यंजन को ही जोड़कर बनाया गया। ऊपर दिए चित्रों में लड्डू तथा लड्डू शब्दों में क्रमशः टा और डा में हलंत लगाया गया है। हलंत लगाकर भी व्यंजन को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। अब है रा के विभिन्न रूप। रा के विभिन्न रूप यानी हम रा को अलग अलग तरह से लिखते हैं। कब कैसे लिखते हैं ये भी हम देखते हैं। रा को जब अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो रा के कई रूप होते हैं। जैसे अगर हम नम्र लिख रहे हैं तो ये रा आ गया, कबूतर लिख रहे हैं तो ये रा हो गया। ठीक है, ट्रक लिख रहे हैं तो हम ये लिख दिया ट्रक, कर्म लिख रहे हैं तो हम ये
बार में लिख दिया। यानी रा के यहाँ पर अलग अलग रूप हैं। इधर देखिए नम्र में नीचे रेफ आ गया, सिंपल में लिखा पीछे चला गया, ट्रक में लिखा ये रा की रेफ लग गई, कर्म में ऊपर लग गई। इसी तरह से अगर हम राष्ट्र लिखते हैं तो नीचे आ जाएगी मात्रा रा की। रा के किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, जैसे वर्ष, अर्थ, धर्म, स्वर्ग, कर्म। ठीक है, तो व्यंजन के साथ अगर लगा है तो वो ऊपर ही लगेगा। ये देखो। इसके बाद आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की अब मात्राएं, इधर आपको मात्राएं दी गई हैं। ठीक है, मात्राएं दी हैं। आ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह ही मात्रा कहलाती है। क्या है स्वर? आपके क्या क्या है? अभी जब हमने पहले पढ़ा था तो आपको स्वर बताए थे आ, बड़ा, छोटा ई, बड़ी, छोटा वो, बड़ा। तो ये जब हम व्यंजन के साथ लगाते हैं तो वो स्वर न लगा के उनकी मात्राओं को उपयोग में लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सारा कुछ दिया हुआ है, आप ये स्वयं पढ़ लेंगे कि कहाँ कौन सी मात्रा लगी हुई है। इसके बाद अब आपके एक इसमें लास्ट में इस तरह से आहा आता है। ठीक है ना, आहा और अमंगूर हुआ, आहा खाली हुआ। तो ये दोनों, और इसमें एक और आता है आपका, क्या आता है? विसर्ग। इस तरह से ये विसर्ग आता है। तो ये तीनों को हम क्या कहते हैं? अयोग वा। क्या कहते हैं इसको? अयोग वा। इनको भी, ये तीनों को अयोग वा है, लेकिन इन तीनों के भी नाम अलग अलग है। क्या है? आ का नाम क्या है? अम का। ये है आपका अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अम है आपका अनुस्वार। ठीक है, आहा ये होता है अनुनासिक, और ये जो आपका है ये है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। विसर्ग को इस तरह से करते हैं। ठीक है ना। आप बाकी ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और मैं करवा दूंगी इसको भी।